तुम्हारे आ जाएगा। स्क्रीन किसका दिखेगा, तेरा ना? आपका दिखेगा, मतलब मैं टाइमर पे हम ले जा रहा हूँ। ठीक है। वहाँ भी तुम्हारा सबको बाहर करेगा। वही 12 बच्चे बचे हुए ना, आप छोड़ उनको, उसके लिए वेट नहीं करूंगा मैं। नेबर कर दिया तो कर देते। वहां से कर सकते हैं। Okay, hello students. I hope my voice is audible to all of you. Is my voice audible? Where's my bottle? Yes. Is my voice audible? It's all clear. So this is not like a seminar, like how I have taken seminar in Indira Gandhi Pratishthan and discussed on various things. This is not exactly a seminar. I wanted to tell you guys few points which are very important right now for you guys to understand it completely. कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको कैट निकालना है इस साल, अच्छा परसेंटाइल लाना है, तो वो करना ही करना है। यू हैव टू डू लाइक दोस थिंग्स। सो एक तरह से मैं सोचा पॉइंट वाइज इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूं तुम लोग के ग्रुप्स में, उससे अच्छा है कि फेस टू फेस एक बार तुम लोगों को बता दूं। सबसे पहला, जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। In the meantime, you guys can. Voice is echoing. Ayushi is saying voice is echoing. Is the voice echoing? It's completely fine. Ayushi, check it at your end. Sound is clear. Fine. तो चलो बातें करते हैं। 45 डेज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 45 डेज में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये पहले हम लोग को क्लियर होना पड़ेगा। अब आप टेस्टिंग के फेज में घुस गए, मतलब अगर अब बहुत कोई देर करेगा टेस्टिंग के फेज में घुसने में, तो उसको देर ही हो जाएगा। यानी कि वो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा या अच्छी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं कर पाएगा। The most important thing right now is to start focusing on developing, building test taking strategy. Test taking strategy कैसे build होती है? सबसे पहले आप सेक्शनल टेस्ट लेते हैं और उसमें अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते हैं। एक बार जब तीनों सेक्शंस के आप अच्छे खासे नंबर में सेक्शनल टेस्ट ले चुके हैं और उनके एनालिसिस कर चुके हैं, गैप एनालिसिस में समझाऊंगा थोड़ी देर में व्हाट इज गैप एनालिसिस, तो उसके बाद आप फुल एंड टेस्ट में जाते हैं। फुल एंड टेस्ट में पहले थोड़े सैम कैट्स देते हैं, 4-5 सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड एम कैट जो आपके स्टूडेंट होम पेज पे है, और 4-5-6 लेने के बाद फिर आप एम कैट में आते हैं। सो दिस इज द मेन मिशन फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, जिसमें जो बच्चे अभी एकदम टेस्टिंग में न्यू हैं वो पहले 10 दिन 12 दिन 13 दिन सेक्शनल टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें, सेक्शनल टेस्ट लेके, और फिर उसके बाद फुल एंड टेस्ट की दुनिया में एंटर कर जाए।
जो बच्चा बहुत लेट प्रिपरेशन भी शुरू किया है उसे ये बात समझना है कि बिना कम से कम 20 फुल लेंथ टेस्ट दिए हुए टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं होगी। एक दिन में आप एक ही फुल लेंथ टेस्ट ले तो बेटर होता है, दो फुल लेंथ टेस्ट लेने से एक नॉवेल्टी खत्म हो जाती है और आप एग्जॉस्शन आपको हो जाता है, और आप जब भी टेस्ट फिर लेते हो बाद में तो आपको मतलब एक एनर्जी फील नहीं नहीं आती है बॉडी में और माइंड में, तो यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बिकॉज तुम दो दो टेस्ट ले रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट एक दिन में। सो 20 फुल लेंथ टेस्ट लेने हैं तो यानी कि 20 दिन आपके गए। सो अगर 45 दिन बचे हैं तो 20 दिन काट दो, तो आपके पास एक्चुअली में 25 दिन बचे हैं। ये 25 दिन आप सेक्शनल टेस्ट और अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो, वो भी मैं डिस्कस करूंगा क्या इंपॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट पे प्रिपरेशन करना। So, when we are talking about testing, we talked about gap analysis. Gap analysis क्या है? आप एक टेस्ट लिए, टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस किए कि आपको कितना आ सकता था और आया कितना। किसी को आ सकता था 70, उसको आया है 50, तो ये 20 क्यों कम आया? तो ये अलग अलग कारण से आ सकता है। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको ये समझना है ये एग्जाम ऐसा है कि ऐसा नहीं कि इतना स्कोरिंग है कि नंबर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन बहुत आसान आसान है सब उठा लीजिए, मतलब ऐसा तो नहीं है, आपको फाइट तो मारना ही है कैट के पेपर में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जीरो सिली मिस्टेक्स करें, जीरो मतलब एब्सोल्युटली जीरो। और ये आने में ये लक्ष्य जो आपका होगा कि मेरा जीरो सिली मिस्टेक्स हो एक्चुअल कैट पेपर में, आपको कम से कम 20 मॉक तो लगेंगे ही, 20-25 मॉक में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करते हैं सिली मिस्टेक? यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द पेपर। वो 40 मिनट आपको बहुत हाईली अटेंटिव होना पड़ेगा। जब आप बहुत हाईली अटेंटिव होते हो तो जाहिर सी बात है आपका स्पीड जो है, योर स्पीड इज गोइंग टू बी वेरी गुड। सो स्पीड एंड हाई लेवल्स ऑफ अटेंशन, बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो अपने को वापस लाओ। और कभी कभी क्या होता है बहुत डर में रहते हैं एंड वी आर हैव लॉट ऑफ एंजाइटी व्हाइल सॉल्विंग द पेपर। तो या तो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं किसी चीज पे या बहुत कम टाइम दे रहे हैं किसी चीज पे, यही दो निशानी होती है ना। या आप बहुत जल्दी जल्दी में करोगे तो सिर्फ मिस्टेक करोगे, क्यों आप पैनिक कर रहे हो? या बहुत धीरे, आपको पता है बहुत आसान सवाल है, उसके नंबर उसका आंसर निकाल रहे हो, फिर देख रहे हो ऑप्शन मिला रहे हो, ठीक से क्लिक किए कि नहीं, बहुत धीरे धीरे चलो, तो ये दोनों ही गलत है। गोइंग टू फास्ट, going too slow, both these can lead to like silly mistakes, as well as it can also like it's not the right strategy. So आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सिली मिस्टेक्स जब करें, जब एनालाइज करें पेपर, आपको लगे कि अरे सिली मिस्टेक हुआ मेरा, इसमें मैथ्स में 3 सिली मिस्टेक हुए, 4 सिली मिस्टेक हुए, ये नहीं होते तो कितना मेरा परसेंटाइल होता, स्कोर होता। बिकॉज ऑफ दीज सिली मिस्टेक्स क्या परसेंटाइल बन रहा है, क्या स्कोर बन रहा है, खुद आपको बहुत खराब लगेगा, बहुत इरिटेटिंग लगेगा, बिकॉज यू आर फाइटिंग इट आउट, मोस्ट ऑफ यू वांट टू गो टू अ टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट। सो लाइक आपको बहुत खराब लगेगा। तो अब 20 दिन आप लगातार जब टेस्ट लोगे, लास्ट के 20 दिन हर दिन एक, तो आपको खराब लगते रहेगा। आप धीरे धीरे उसको लेके इतना कॉन्शियस हो जाओगे कि आप चलिए मिस्टेक करना छोड़ दो। मतलब एक बहुत ही घटिया रूल एग्जाम्पल मैं दूं, इससे कंपेयर करूं, कोई बहुत मोटा है उसको लोग बोलते रहेंगे तुम मोटे हो और ये हो वो हो, तो फाइनली वो क्या करेगा, परेशान होकर कम खाना स्टार्ट करेगा, पतला होना स्टार्ट करेगा। तो सिमिलरली यू विल ओनली गेट टायर्ड इफ यू आर टेकिंग टेस्ट एंड इफ यू सिली मिस्टेक सीइंग सिली मिस्टेक्स टाइम एंड टाइम अगेन, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन नॉट डूइंग देम। सो पहला तो वो है गैप एनालिसिस में। दूसरा, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको लगता है कि और पढ़ते हैं, चलो और पढ़ते हैं और थोड़ी क्लास करते हैं और पढ़ते हैं। आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे इतना पढ़ चुके हैं कि अगर उसको ही अच्छे से अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा परसेंटाइल है। कैसे अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है किस पे। जब आप पेपर लेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि, सोचिए अभी आप जब प्रिपरेशन करते हैं आपको ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है, क्यों? आपने ए बी सी डी की तैयारी की। एक्चुअल पेपर में जब ए बी सी डी चारों आएंगे तो आप फिर देखेंगे कौन जल्दी कर सकते हैं, किसमें ज्यादा कंफर्ट लेवल है, किसमें ज्यादा फेमिलियरिटी है। सो टेस्ट इसलिए लेना जरूरी है ताकि आप ये सबसे पहले सीखें व्हाट इज द राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और राइट सिलेक्शन ऑफ सेट्स और राइट सिलेक्शन ऑफ पैसेजेस। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शनल टेस्ट जब आप ले रहे हैं तो इससे ये बिल्डअप होगा।
तुरंत जाके कोई सेक्शनल टेस्ट में अपनी सेक्शनल टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी इंग्लिश में, मैथ्स, रीजनिंग में नहीं डेवलप किया है तो फुल एंड टेस्ट देगा तो इससे मतलब ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज तुमने जब सेक्शन कैसे करते हैं वही नहीं सीखा है तो तुम फुल एंड टेस्ट जिसमें 3 सेक्शन है उसको कैसे कर सकते हो। सो जीरो सिली मिस्टेक्स, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि फाइनेंस में पढ़ाते हैं, संक कॉस्ट। संक, SUNK, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या है? अरे यार इसमें बहुत पैसा चला गया है और जितना पैसा डालोगे तो कुछ लौटने वाला नहीं और ही डूबने वाला है, इससे संक कॉस्ट, छोड़ो उसको, छोड़ो एकदम। सिमिलरली जब आप टेस्ट देना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ सेट है, कोई पैसेज है, कोई क्वेश्चन है, उसको किए जा रहा हूँ, सॉल्व हो नहीं रहा है, बहुत टाइम जा रहा है। फिर आपको लग रहा है कि कितना टाइम जा चुका है तो और थोड़ा चलो टाइम दे देते हैं इस पे, तो इस कारण आपका और टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसके कारण हो सकता है आसान सवाल लास्ट में छूट जाए जो आप तुरंत कर लेते हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कैट के पेपर में रिव्यू का ऑप्शन दिया है? उन लोगों ने इसलिए दिया है ताकि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस समय झटपट आपका आंसर नहीं निकल रहा है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको आप मार्क कर दें। और जब भी आप पेपर के उस सेक्शन के सारे आसान सवाल सॉल्व कर चुके हैं तो आप रिव्यू बटन प्रेस करेंगे और जितने भी आपके मार्क क्वेश्चंस हैं आप उनमें फिर चूज करेंगे कौन पहले करें। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फिर से ग्राउंड जीरो से शुरू करना होगा। जब आपको क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पता है आप तो सॉल्व कर ही रहे थे वो क्वेश्चन, तो जहां से छोड़ा है वहीं से आप शुरू करेंगे। हो सकता है तब तक माइंड फ्रेश हो गया हो और वो सेट, या फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले तुरंत। इट्स सिमिलर टू हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोई सामान नहीं मिल रहा है, बहुत खोज रहे नहीं मिल रहा है, जबकि है वहीं पर, क्यों परेशान है, थोड़ी देर ठंडा रख के देखा रहे वहीं पर तो सामान रखा हो। सो आप जब पेपर लिखेंगे आपके साथ ऐसा बहुत बार होने वाला है, पैसेज में होगा, मैथ्स के क्वेश्चन में होगा, सेट्स में होगा, DILR के, कि अटक रहे हैं क्या करें। अरे मार्क करो भाई, बाद में करो, दूसरे को भी देखो। सारे क्वेश्चन, सारे सेट्स और सारे पैसेजेस को देखना जरूरी है, तभी तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन तभी हो पाएगा। आधा पेपर करके या 3/4 पेपर करके कोई आता है और बाकी का 1/4 यहाँ आप देखा भी नहीं पेपर, हो सकता है उसमें ज्यादा आसान सवाल। तो आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कम से कम कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप जब स्कैन कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मार्क रिव्यू ऑप्शन का बटन ले रहे हो, पेपर इस तरह से कर रहे हो बेसिकली कि पेपर पूरा देख लो, कि कोई ऐसा ना हो कि कुछ पढ़ा हुआ या बहुत आसान छूट गया। भले पढ़ा हुआ खुद छोड़ दिया, क्यों? पढ़ा है, कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम लग रहा है और भी सवाल है, बाद में देखते हैं, टाइम मिलेगा तो करेंगे। जरूरी नहीं है कि कुछ आता है तो उसको करके ही आना है पेपर में, बिकॉज द टाइम टेकन टू सॉल्व, मानिए कॉन्ट है और कॉन्ट में मानिए 24 सवाल है, वो सारे 24 सवाल को देखना जरूरी है आप लोगों के लिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे जो सिलेक्टिव टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी अपनाए हैं क्वांट के सेक्शन में, तो कम से कम अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री तो पूरा करके जाएंगे। तो पूरे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है और उसमें से सॉल्व करना है, जिसमें कुछ शुरुआत में हो जाएंगे, कुछ आप मार्क करके बाद में करेंगे, कुछ मार्क करके बाद में भी नहीं हो पाएंगे। सो द पेपर में टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी कोई ही बनाने में 1-1.5 महीने लगता है। सो अभी से आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है इस पे, मतलब इट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गैप एनालिसिस, गैप एनालिसिस में क्या है? सिली मिस्टेक्स, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड, जब आप राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो थर्ड क्या है, सेकंड का ही पार्ट है कि क्या कोई और बेटर वे था जिससे मैं इसका आंसर ला सकता था। यानी कि एक तो है जो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए उनको आप एनालिसिस में सॉल्व करते हो, वो भी नहीं हो पाता है तो सोल्यूशन देखते हो, जो गलत हुए उनको देखते हो, बट जो इवन सही हुए हैं उनके भी आपको सोल्यूशन देखने हैं कि कहीं आपका मेथड लंबा तो नहीं था, या फिर आप खुद से क्या और एक इसका छोटा मेथड निकाल सकते हो कुछ। तो एनालिसिस में आपको हर जगह टाइम बचाना है कि कैसे और टाइम बचा सकता था पेपर में, तभी तो स्कोर बूस्ट कर पाओगे। राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, टाइम बचाते कैसे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मानिए जब कैट बहुत पास आ जाता और उस समय आप जब मॉक लिखते हो तो ऐसा होना चाहिए कि पेपर के बाद जब आप एनालाइज करो तो भी आपको लगे कि अरे यार यही स्कोर आ सकता, इससे ज्यादा स्कोर नहीं आ सकता।
मतलब मैंने अपना बेस्ट दे दिया। अभी भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किसी और के साथ मतलब परसेंटाइल वाइज compete नहीं करना। यू आर competing with yourself। आपको कितना आ सकता था और उतना आया कि नहीं। दिस गैप एनालिसिस is very important and it has to be zero in the last before the last 4-5 days of CAT, 4-5 days before the CAT examination। टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, बिल्ड योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी। कुछ बच्चे बोलते हैं, पूछ रहे थे मुझसे कि बीएआरसी का हाउ डू आई एनालाइज द बीएआरसी सेक्शन, इसको कैसे एनालाइज करूं बीएआरसी सेक्शन को। सो बीएआरसी के एनालिसिस में आपको पहले चलिए बी और आरसी को हम सेपरेट कर दें और आरसी को देखें। आरसी का एक्सपीरियंस हर बच्चे के लिए अलग होता है क्योंकि हर बच्चे का स्ट्रेंथ वीकनेसेस आरसी में अलग अलग, टॉपिक के बेसिस पे, लैंग्वेज यूज के बेसिस पे, क्वेश्चंस जो हैं वो क्या टेस्ट करते हैं, रीजनिंग स्किल टेस्ट करते हैं कि बेसिक लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करते हैं कि कितना अटेंशन दे के पैसेज को पढ़ा है वो टेस्ट करता है कि इन्फ्रेंस बेस्ड है, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे। तो बहुत तरह की चीजें हैं, उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर पेपर में बच्चे अलग अलग इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए उनका जो सिलेक्शन ऑफ पैसेजेस होगा, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कौन से पैसेज करने हैं, कौन से पैसेज नहीं करने हैं, ये पर्सन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा। और आप जितना मॉक्स लिखोगे आपको खुद बेसिकली इसका एहसास होने लगेगा कि इस तरह का है, इसको बाद में करते हैं, बिकॉज जनरली मेरे को उतना इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि गलत भी होते हैं काफी, ये हाँ लग रहा है कॉन्फिडेंट हूं मैं, सही भी हो जाता है। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग, जो बोलते हैं ना इंट्यूशन, तुम्हें इंट्यूशन होने लगेगा ये करना है ये नहीं करना है। क्यों? इट विल बी अ लॉजिकल इंट्यूशन बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट मॉक्स एंड डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट एंड ऑल। सो अब किसी स्टूडेंट को कोई पैसेज आया है कोई टॉपिक से, सोचो एंथ्रोपोलॉजी से आया है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। कुछ को साइंस टेक्नोलॉजी वाले जल्दी समझ आएंगे, कुछ को नहीं आएगा। कुछ को एआई का जल्दी समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। कुछ को कुछ फिक्शनल नॉवल टाइप का कुछ है पैसेज तो वो समझ ज्यादा आएगा। मतलब सबका स्ट्रेंथ अलग होगा। तुम्हें क्या कोशिश करना है, ये 30 से 35 दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि करना है डिस्कवर, कि तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है और उसको कैसे हम पेपर में यूज करें। टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी में वन हैज टू, इट्स लाइक अ वॉर। सो इन अ वॉर यू विल बी लेवरेजिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। सो कैसे अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करें, सबके स्ट्रेंथ्स अलग है। सिलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या क्या नहीं छोड़ सकते हो, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा नहीं छोड़ सकते हो, ये 90% ऑफ कॉन्ट है। आरसी और बीए में क्या ही छोड़ोगे, सिर्फ आरसी बीए दो ही तो एरिया है। और डीआईएलआर में सबसे ज्यादा राइट सिलेक्शन ऑफ सेट, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का की जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होगा, सेट ऐसा है उसमें 4 सवाल आए गए हैं तो तुम एक सवाल कर सकते हो उसमें, वो किया, बाकी 3 थोड़ा नहीं हो रहा है बाद में करेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है, सेट तो कर पढ़ा, सेट पढ़ा और सॉल्व करने की कोशिश की, उसी के तो बेसिस पे वो जो 4 सवाल आए हैं या 5 सवाल आए हैं या 6 सवाल आए उसमें 1-2 कर लिया, बाकी नहीं हो रहा है, चलिए आगे मूव करिए। हो सकता है वो जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे वो है ही बहुत टफ क्वेश्चंस और उसमें पूरा पेपर का टाइमिंग खत्म हो जाएगा। एक गलतफहमी क्या है, ये सेट क्रैक किया है, सबके सब सवाल करते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस स्पीड ब्रेकर्स हो या ट्रैप क्वेश्चंस हो। The ability to dance between sets is very very important। कहने का क्या मतलब है, आप एक सेट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, एक सवाल उससे हो गया, चलो ठीक है तो दूसरा सेट करो। जैसे मैंने बोला ना मार्क वाला था क्वेश्चंस में, कौन के क्वेश्चंस में क्या था, नहीं हो रहा है मार्क करो, रिव्यू में तो वापस आओगे थोड़ी भूल जाओगे, तो 4 से ही तो सेट है तो क्या ही भूलेगा आदमी। तो आपको राइट सिलेक्शन ऑफ सेट्स भी करना है, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी करना है। एंजाइटी और पैनिक अटैक हो रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएलआर में कुछ नहीं हो रहा तो कुछ कुछ टिक मार के पढ़ते रहना। जीरो, कोई क्वेश्चन में जीरो इज बेटर देन अ नेगेटिव 0.33, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है आप लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल आया उसमें ऑप्शन ही लगा के आंसर मिल रहा है, कोई सवाल आया उसमें मे बी फ्रैक्शन को देख के ही बता सकें कि क्या पॉसिबल है,
या फिर आंसर पूछ रहा है, वो आंसर 3 to the power n के ही फॉर्म में हो सकता है, आपको दिख रहा है और एक ही ऑप्शन है। तो मतलब कैट में भी कुछ कुछ सिटर क्वेश्चन किसको कहते हैं, जो एकदम बच्चे टाइप के हो, तुरंत हो जाए, देखिए मतलब कुछ सेकंड में ही हो जाए। तो ऑलवेज हैव योर आईज ओपन फॉर सिटर्स ऑल्सो, देयर वोंट बी मेनी, बट अरे पूरे पेपर में अगर आपको 12-13 सिटर या 10 सिटर भी मिल गए तो इट्स अ बिग 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 थिंग। छिपे रहते हैं सिटर क्वेश्चंस। सबका अच्छा परसेंटाइल आ सकता है, 45 डेज इतने होते हैं, सबका अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। अभी तक जो मैंने बोला है, कोई डाउट है तो पूछो। अभी तक सब समझ आया है कि नहीं जो मैंने बोला है? और भी बातें अभी करेंगे, पहले थोड़ा जस्ट वांट टू। खाते पीते रहना है, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ वैसे ही खाते पीते रहना है, क्योंकि ये 45 दिन एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि तुम इतना दिमाग चला रहे होगे, टेस्ट लिख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, कैसे पढ़ाई करनी है। सोचो, सेक्शनल टेस्ट लिया सुबह, उसकी एनालिसिस की, उसकी एनालिसिस के बेस, हाउ मच टाइम, पूछ रहा है एक स्टूडेंट, हाउ मच टाइम शुड बी स्पेंट ऑन एनालाइजिंग द टेस्ट, प्रखर चौधरी। वो डिफर करता है ना पेपर के पेपर, जैसे जैसे तुम स्ट्रांग होते जाओगे तुम्हें कम से कम टाइम लगेगा पेपर एनालाइज करने में। जितना बच्चा वीक होगा उसको उतना पेपर एनालाइज करने में टाइम लगेगा, बिकॉज उसके लिए उतने क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, तो उसको एनालाइज करना होगा। सो टाइम का मत सोचो, फुल एनालिसिस करनी है। 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। अब बच्चे के लेवल के बेसिस पे एनालिसिस टाइम बेसिकली होगा। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, पता नहीं बहुत बच्चे लगे रहते हैं प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। ऐसा थोड़ी है कि पिछले साल का सेट आ रहा है या पिछले के पिछले साल का सेट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मतलब तुम्हें प्रीवियस ईयर से इंडिकेशन देता है कि किन तरह के टॉपिक से सवाल आते हैं जनरली। रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ठीक है, प्रीवियस ईयर देखना भी है तो 4-5 साल काफी होता है, मतलब डोंट गो बियॉन्ड दैट। कितने सेक्शनल टेस्ट देने के बाद फुल एंड मॉक करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10-12 तो एडवांस सेक्शनल टेस्ट लो, तभी फुल लेंथ मॉक, मतलब सारे सेक्शन के 10-12 10-12 10-12, तभी जाके फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। एक स्टूडेंट पूछ रहा है, आयुष की पूरे पेपर को एनालाइज करते हैं सारे क्वेश्चंस को, कि वही जो अटेम्प्ट किया, नहीं पूरे पेपर को करते हैं। क्यों? तुमने एक पेपर सॉल्व किया, अब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता था, बट तुम जब एनालाइज करोगे तो उसका सोल्यूशन और उसको समझोगे तो तुम्हें आ गया। अब उस तरह का क्वेश्चन अगर एक्चुअल कैट पेपर में आएगा तो तुम्हारी तो लॉटरी लग गई ना, तुमने सीख लिया उसको। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो तुम नहीं कर पाए हो अपने मॉक में, सेक्शनल में, फुल लेंथ में, उसको सीखो कैसे करते हैं। बिकॉज ये जो 45 डेज हैं, इनमें जो आप टेस्ट लेंगे उसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, उनका आने का चांस बहुत हाई रहता है कैट में। इनफैक्ट मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में कि हमारे कोई एक कैट का एक आरसी रिपीट हो गया एक्चुअल पेपर में, कभी कोई सेट रिपीट हो गया। तो एम कैट्स और सैम कैट्स अच्छे हैं, मतलब दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर कंटेंट फॉर द एक्चुअल कैट पेपर। सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 3 शुड बी गिव फॉर स्नैप? देखो बच्चों, सबसे पहले तो कैट पे फोकस करना। क्यों कैट पे फोकस करना? वो 21 आईएम हो या एफएमएस हो, एसपी जैन हो, एमडीआई हो, आईआईटीज हो, या फिर नॉर्मल इंस्टीट्यूट की बात भी करें तो आईएमटी गाजियाबाद हो, या एक्साइम भुवनेश्वर हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीएफएस हो, या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, या फिर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर हो, या फिर वो आईएमआई हो, या माइका हो। मतलब अनगिनत इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लिस्ट तो है ही। सुमित सर ने जो लिस्ट बेसिकली, सुमित एक बार अगर आप लिस्ट दिखा सकते हैं कैट का, तो कैट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। बहुत बच्चे परेशान है नारसी मोंजी को लेके, हर साल की तरह नारसी मोंजी का क्या करें सर, कब भरें, कैसे होगा, क्या होगा। एक तो इंस्टीट्यूट है नारसी मोंजी मुंबई, और कुछ तो है नहीं। नारसी मोंजी के एग्जाम में, एडमैट के एग्जाम में अगर आप देखोगे, ये बच्चों आप लोगों को भेजा गया है ऑलरेडी, ये सुमित सर ने भेजा है इसको। सुमित सर एक बार नीचे भी ले जाइए। ये ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये मैंने ही बनाया है, सुमित सर ने इसको अच्छे से फैक्ट्स को भी पूरा डबल ट्रिपल चेक करके बनाया है। तो इसमें सब लिखा है, इस लिस्ट के नीचे मत जाइए। और इस लिस्ट में कौन से इंस्टीट्यूट को अप्लाई करना है वो आप अपना खुद का प्रेफरेंस लगाइए ना। आपको इसमें प्लेसमेंट दिख रहा है,
फीस दिख रही है, एक्सपेक्टेड कैट परसेंटाइल दिख रहा है, सो इसके तो आप देखिए कैट में ही सब आ जाता है। बड़े एग्जाम कौन से? सिर्फ कैट। कैट के बाद जैट। जैट में एक्सेलराय जमशेदपुर है जो जनवरी में होगा जैट। साथ में क्या है? साथ में जैट के कुछ इंस्टीट्यूट्स है, बट वो इंस्टीट्यूट्स कैट के टॉप एंड इंस्टीट्यूट्स नहीं है, और वो इंस्टीट्यूट्स भी कैट लेते हैं, जैसे एक्साइम भुवनेश्वर, आईएमटी। ये एक्सेलराय जमशेदपुर के बाद बेसिकली जैट में आ जाते हैं अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट्स में, बट ये तो कैट भी लेते हैं। कैट मतलब इसलिए आपको ये समझना है कि कैट के थ्रू सारे इंस्टीट्यूट्स हो रहे हैं, जैट के थ्रू एक्सराय हो रहा है, और जो बाकी इंस्टीट्यूट भी हो रहे हैं वो कैट का स्कोर लेते हैं। तो कैट अच्छा चला गया तो आपका पूरा मतलब साल बच गया। अब पहले आईएफटी अलग होता था, अब आईएफटी भी कैट लेना। सोचिए आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता और आईएफटी काकीनाडा जो है। बच क्या गया है? आपको जो लेना है एग्जाम में, आपको लेना है एनमैट और सिम्बायोसिस। अब जो स्नैप बेसिकली, अब जो इसका एग्जाम है, एनमैट का एग्जाम है, उसमें क्या है? सिर्फ नारसी मुंजी मुंबई है और उसके सैटेलाइट सेंटर्स है, नारसी मुंजी नवी मुंबई, नारसी मुंजी इंदौर, नारसी मुंजी बैंगलोर, नारसी मुंजी हैदराबाद। इसमें अच्छे लेवल का अगर मैं बोलूं तो कौन सा? नारसी मुंजी मुंबई है सिर्फ। सो एक एग्जाम, एक इंस्टीट्यूट के लिए बहुत भी आप लोग मत अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। प्लस और कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं? उस फॉर्म में है कि 5 इंस्टीट्यूट्स आप भर सकते हैं, नहीं 5 इंस्टीट्यूट अगर आप भर भी रहे हैं तो अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो फिर से अलग से भी उनका फॉर्म भरना होगा। उसका भी लिस्ट सुमित सर ने भेजा है, अगर एडमेट वाला भी आप दिखा दें तो उस लिस्ट में भी जो बाकी के इंस्टीट्यूट है वो तो कैट भी ले रहे हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि जो भी आप पेपर लिखोगे उसमें एक बहुत, फॉर एग्जांपल इसमें नीचे अगर जाएंगे हम लोग, सुनो ठीक है। तो एनमैट की जब हम बात करें तो वो एसडीए बॉकनी हो। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है एक्साइम भुवनेश्वर आप अप्लाई कर सकते हैं एनमैट के थ्रू, नहीं, एक्साइम भुवनेश्वर नहीं, एक्सयूबी का एचआर प्रोग्राम सिर्फ लेता है। प्लस बहुत लोगों को लगता है एसपी जैन आप अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, एनमैट के थ्रू, नहीं, एसपी जैन का एक प्रोग्राम जो आप लोगों को नहीं करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एसपी जैन का रेगुलर एमबीए प्रोग्राम है वो ना ही एनमैट लेगा ना ही वो जैट लेगा, वो सिर्फ कैट लेगा। सो बहुत सारी गलत फहमियां हैं लोगों के बीच में। ये देखिए, ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं ये मैंने भेजा था ग्रुप्स में, इसमें आपको दिखेगा तो इसमें क्या ही है, कुछ ऐसा स्टैंड आउट तो नहीं कर रहा है। अब टैपमी है वो कैट भी लेगा, तो इसमें आईएफएमआर चेन्नई वगैरह ये सब तो कैट भी लेते हैं, मत कर दो सुनिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग सो ग्रेट सो स्पेशल कि आप कैट का एग्जाम आ रहा है और परेशान है आप नारसी मुंजी के एग्जाम। फिर स्नैप एग्जाम की बात करते हैं, 3 अटेम्प्ट है, कितने अटेम्प्ट ले? 1 लो, ज्यादा से ज्यादा 2 लो। क्यों? कौन से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं स्नैप में? एसआईबीएम पुणे जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो आ रहा है, उसके बाद एससीएमएचआरडी पुणे, यही तो सिर्फ 2 अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी पुणे। फिर 2 जो थोड़े एवरेज एवरेज टाइप के इंस्टीट्यूट है वो कौन से हैं? एसआईबीएम बैंगलोर एंड एसआईआईबी पुणे। ये 4 के बाद तो कुछ ऐसा है नहीं उसमें, नथिंग इज देयर। और तुम्हें उसमें ना स्नैप के फॉर्म में बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम मैनेजमेंट, और ये कोई भी स्पेशलाइज्ड एमबीए नहीं करना, मूर्ख मत बनना, बेवकूफ मत बनना बच्चों, इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड एमबीए ये सब मत करना। प्रॉपर जनरल एमबीए करो, तभी जाके योर करियर कैन, करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज एंड डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज सब कुछ रहेगा। फुल टाइम 2 ईयर जनरल रेगुलर एमबीए जो आईएम्स कराते हैं या एफएमएस कराता है या जो सारे बड़े इंस्टीट्यूट कराते हैं, डोंट गो फॉर दीस सेक्टोरल प्रोग्राम, सेक्टोरल इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशंस, डोंट गो फॉर देम। सो स्नैप के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अपना खून जलाने की जरूरत है। एसआईबीएम पुणे हो गया बहुत अच्छा है, और एससीएमएचआरडी पुणे है। एससीएमएचआरडी पुणे लोगों को लगता है एचआरडी है उसमें तो एचआर ही कराता है, नहीं, वो नॉर्मल रेगुलर एमबीए इंस्टीट्यूट है, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एवरेज मीडियोकर इंस्टीट्यूट की बात करें तो सिर्फ 2 बच जाते हैं उसमें, एसआईबीएम बैंगलोर, एसआईबी पुणे। इसका भी सुमित सर ने स्नैप का भेजा है, अगर सुमित सर उसमें एक बार खोलें तो इंस्टीट्यूट्स को लेकर ना बहुत परेशान नहीं हो आपको। सबसे पहले तो देखिए एग्जाम के फॉर्म्स हैं वो भरने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म अलग से भरने पड़ते हैं, जिसमें 90-95% इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म नवंबर एंड या दिसंबर में ही होते हैं,
और अगर आपको चेक करना है तो हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसमें नोटिफिकेशंस रहता है। सुमित सर ने नोटिफिकेशंस लिंक भी कितनी बार भेजा है टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको चेक करते रहें। कोई भी अगर बड़े इंस्टीट्यूट्स का, ये स्नैप का सुमित सर पहले दिखा रहे हैं, नीचे जाओ एक बार, तो इसमें आप देखेंगे SIPM पुणे, SMHRD पुणे, बस यही है। दिस इज द मेन थिंग। इसको हटा दो। एक बच्ची पूछ रही है SIMS पुणे, डोंट वरी, मैं एक एक बच्चे के डाउट को कवर करूंगा। पहले एक ओवरव्यू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर। सुमित सर एक बार अगर आप टाइम फॉर एडुकेशन या फिर वो लिंक या timeforeducation.com पे जाए। टाइम फॉर एडुकेशन में आप लोग को जाना है नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन, और MBA में क्लिक करें, आपको एग्जाम का भी डेट दिख जाएगा और नीचे आपको इंस्टीट्यूट्स के भी दिख जाएंगे। तो सारे तो अभी दिसंबर में ही है, नवंबर में तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ MDI गुड़गांव है 24 तारीख। कैसे इंस्टीट्यूट भरते हैं, आपको जो मॉक्स में जनरली आ रहा है उसी के बेसिस पे तो आप प्रिडिक्ट करेंगे ना। तो इसीलिए अभी तो आप मॉक्स लिख ही रहे हैं या लिखना कुछ चालू करने वाले हैं, तो हड़बड़ाइए मत इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म फिलिंग। अब MDI गुड़गांव 24 है ऑफ नवंबर, तो आपको 20-21 तारीख 22 तारीख तक समझ आने लगेगा कि एक्चुअल पेपर जो 26 को है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब MDI क्या है, सुमित सर ने जो लिस्ट भेजा है, एक बार वो लिस्ट कैट का खोलेंगे, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं, तो वहां रिजर्वेशन नहीं। तो जनरली जो बच्चे 97% या उसके ऊपर लाएंगे, वो जो उनका रेगुलर MBA प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करें। प्लस MDI में IM इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, IB प्रोग्राम जो होता है। अच्छा, ये IB प्रोग्राम क्या होता है? IB प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता, इंस्टीट्यूट है, पहले रेगुलर सीट्स, बट जो उनका मेन MBA प्रोग्राम है जिसको हम फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम बोलते हैं, उनके सीट्स भर गए। अब वो प्रोग्राम के लिए वो और सीट्स नहीं ले सकते, उतना ही उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो एक एडिशनल प्रोग्राम सेकंड रैंक जो उनका प्रोग्राम होगा कैंपस पे MBA का, उसको रैंक करके एक नाम देंगे। और जो ये मानो रेगुलर MBA में 200 सीटें थी, तो अब 200 सीट भरने के बाद जो बच्चे हैं लिस्ट में, उनको वो सेकंड प्रोग्राम में देंगे। सो ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करें, थिंक समथिंग लाइक दिस। इसमें लिखा है रिजर्वेशन किस में, रिजर्वेशन किस में नहीं है। अगर NC OBC है, EWS है, ST SC जिसमें रिजर्वेशन है, तो जाहिर सी बात है आपका परसेंटाइल जो है काफी कम हो जाता है। बट जहां नहीं है रिजर्वेशन वहां पर तो, अब इसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिसमें देखो मैंने स्टार लिखा है, किसी में डबल स्टार किया है। क्यों? SP जैन में मैंने मुंबई में डबल स्टार किया है। क्यों किया है डबल स्टार? क्योंकि इनको अकेडमिक्स चाहिए, लिखा है नीचे डबल स्टार का मतलब क्या है, इनको अच्छा अकेडमिक्स चाहिए। अगर आपका 60-70% टाइप का 10-12 ग्रेजुएशन है तो मत ही अप्लाई करो, 100% चांस है वो आपको नहीं इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। दो तरह के कॉल्स देते हैं SPGN, एक देते हैं प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स और एक देते हैं परसेंटाइल बेस्ड कॉल्स। प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स कैट रिजल्ट निकलने के पहले आता है, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस और प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मिलता है, और फिर कैट का रिजल्ट निकलने के बाद भी कॉल आता है। जनरली हम लोगों ने देखा है कि 96 परसेंटाइल या उसके ऊपर जिनको आ रहा है उनका SPGN हो सकता है, बट उनको अच्छे सबको ही अच्छे अकेडमिक चाहिए, सिर्फ SPGN के लिए, बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए उतना नहीं। ठीक है, ये बंद कर दें। ओके, काफी बातें हम लोगों ने अभी इंस्टीट्यूट फॉर्म फिलिंग को लेके की है। आज जब सेमिनार खत्म होगा या फिर सेमिनार चलते ही चलते जब सुमित सर को टाइम मिलेगा, वो फिर से ये सारे फाइल और जो डॉक्यूमेंट्स हैं और लिंक्स हैं वो कर देंगे। तो स्नैप के लिए शुभम ने पूछा था, स्नैप के लिए कितने अटेम्प्ट लें? 1 से 2 लो, 3 क्यों लोगे? मतलब क्या ही मिल रहा है? थोड़ी कैट, अगर कैट कोई बोलता 3 अटेम्प्ट है तो आप तीनों के तीनों ले लें, लेकिन इसके लिए क्या एक अच्छा अटेम्प्ट होता है अच्छे परसेंटाइल के लिए? रविंद्र पूछ रहा है, बेटा ये जान के क्या कर लोगे? तुम तो पेपर में उतना ही कर सकते हो जितना तुम्हें आता है, कितने अटेम्प्ट करके आना है वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। थोड़ी अगर बहुत बोल दूंगा बहुत अटेम्प्ट करके आओ तो सारे रॉन्ग करके टिक करके आ जाओगे। दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स। जैसा मैंने गैप एनालिसिस में आपको बताया था, गैप एनालिसिस आप में 0 हो जाना चाहिए। आपके अटेम्प्ट्स उतने होने चाहिए कि आप जितना कर सकते थे सारे करके आओ, जितना आप कर सकते थे, जितना आपको आता था। और ये धीरे जैसे आप टेस्ट लेंगे ना, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। शुरुआत में जब आप मॉक्स लेंगे तो आप रोएंगे, मतलब 100% गारंटी आप रोएंगे, क्योंकि जब आप टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी करोगे ना, पहले तो डिस्पेयर होगा, अरे इतना खराब, मेरा तो हिट विकेट हो गया और होगा ही नहीं। फिर लेकिन जब आप
शांत हो जाएंगे और ठंडे दिमाग से जब एनालिसिस करेंगे उस पेपर का, तो आपको दिखेगा अरे यार इसमें भी स्कोर आ सकता था, इसमें भी आ सकता था, ये मैंने क्या किया। तब आपको समझ आएगा टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, गेम चेंजर होती है। रम्या पांडे पूछ रही है, आर्यामा पांडे की, मॉक की एनालिसिस कब करें, मॉक लेने के बाद कि ब्रेक लेके तुरंत, मतलब तुरंत मॉक के बाद या ब्रेक लेके? जैसा मन करे, मतलब तो तुम्हारा मूड, अगर तुम बहुत थके हुए फील कर रहे हो पेपर देने के बाद, रिलैक्स करो, खाओ पियो और उसके बाद एनालिसिस करो, बट बहुत लंबा गैप भी मत दो, नहीं तो दिमाग से जा रहा है ना। देखो मॉक के जितना पास तुम एनालिसिस करोगे, तुम्हारी एनालिसिस उतनी रियल टाइम एनालिसिस होती है, मतलब तुम वो मॉक के फील में हो, तो टाइम को लेके बहुत कॉन्शियस रहोगे। कोई एनालिसिस भी करोगे, अगर इसको जल्दी कर रहा था ना, तो बहुत गैप ले लोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, अगर 2 घंटा पेपर लिया, थोड़ा थकान लग रहा है, 15-20 मिनट ब्रेक लिया, फिर एनालिसिस शुरू। सर ऑल्टरनेट डेज मॉक देना सही होगा अभी? यस, अभी से अगर दे रहा है कोई बच्चा मॉक तो बहुत सही होगा, दे दे। बट तभी आदमी फुल लेंथ मॉक दे सकता है जब वो सेक्शनल मॉक्स में महारत हासिल किया है, नहीं तो वो पूरा का पूरा चौपट करके आएगा अपना पेपर। एक बच्चा पूछ रहा है आर्यन की, क्या सर बीए आरसी डीआईएलआर कौन तीनों का सेक्शनल दे एक ही दिन में? ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगे। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए फाइनली बैठे, तो आपका सफिशिएंट सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस तीनों सेक्शंस का हो जाना चाहिए। कृष्णा पांडे पूछ रहे हैं, पांडव पूछ रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन आरसी। आरसी में एक्यूरेसी इंप्रूव करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, बहुत दिमाग मत चलाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ये समझना भी कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत दिमाग मत चलाइए। आरसी का पैसेज पढ़ा, अच्छी स्पीड है तो दो दो बार पढ़ा। यानी जिसकी भी अच्छी स्पीड होती है, अच्छी स्पीड का क्या मतलब होता है पता है? जिसका अटेंशन पावर बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है, और वो क्या करेगा ना, उसका कंसंट्रेशन अच्छा है तो एक बार में पढ़ेगा। मैं जैसे 2 बार पढ़ता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा है, पढ़ रहा हूँ फटाफट, एक बार पढ़ा फिर एक बार पढ़ा। आप जब 2 बार आरसी का पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत हद तक 70-80% पैसेज समझ आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे, पैसेज देखोगे और टिक कर दोगे। दिमाग बहुत नहीं लगाओगे, दिमाग लगा के अरे ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, ये करते रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे। फिर जो टिपिकल बच्चों का रहता है कि सर दो ऑप्शन में फंसे रह जाते हैं, अरे आप इसलिए 2 ऑप्शन से फंसे रह जा रहे हैं बिकॉज आप ऑप्शन के बेसिस पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पे नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है मेजोरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को और ऑप्शंस को ही स्टार्टिंग पॉइंट बना रहे हैं आंसर चूज करने का। नहीं, आपका पैसेज का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्वेश्चन जब आप पढ़े, क्वेश्चन को अच्छे से समझे, फिर आप ऑप्शन देके तुरंत पिक कर सकते हैं। बहुत एनालाइज ओवर एनालाइज करेंगे, गलतियां होती है। क्यों? पैसेज जो लिखा है उसके दिमाग के हिसाब से चलना है, आपके दिमाग के हिसाब से तो नहीं चलना है। अगर मानिए कोई पैसेज आया है और वो आया है मानिए क्वांटम फिजिक्स का, तो आपने तो क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई नहीं की है मैक्सिमम बच्चों ने, तो आपको थोड़ी अपना दिमाग चलाना भी है। क्वेश्चन है, आंसर है, वो पढ़ा पैसेज, और उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी तरह से हो गई, 70-80% भी हो गई, तो जो क्वेश्चंस है वो भी 80-90% क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाएंगे। एक अच्छी एक्यूरेसी क्या होती है आरसी में? 70-80% कम से कम, 70-80% तो एक्यूरेसी चाहिए आरसी में। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या मैथ्स अभी भी कर सकते हैं? अंशिका पूछ रही है, आई एम स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड स्कोर इज पथेटिक। 45 डेज है, काफी टाइम है। अपने बैटल चुनो, बैटल ग्राउंड 1 है अरिथमेटिक, बैटल ग्राउंड 2 है अलजेब्रा, और बैटल ग्राउंड 3 है ज्योमेट्री, इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और उसमें अपना फिर टेस्टिंग वेस्टिंग करो, जो भी करो। 45 डेज काफी है कि बहुत खराब भी स्कोर आ रहा हो तो कम से कम 85-90 परसेंटाइल तो आ सकता है कॉन्ट में, फाइट मारा आदमी तो कम से कम, वर्स्ट केस में बोल रहा हूं। शैलेंद्र पूछ रहा है सर क्या मिनिमम टाइम देना चाहिए बिफोर वी गिव अप ऑन अ क्वेश्चन? ऐसा एकदम बाय द वॉच नहीं चल सकते बच्चों। नहीं तो क्या होगा ना, तुम्हें इतनी एंजाइटी हो जाएगी क्योंकि तुम हर सेकंड घड़ी देख रहे होगे, हर मिनट, अरे यार अरे इतना 1 मिनट चला गया, 2 मिनट चला गया।
मैथ्स इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टाइम, इतना सिंपल मैथ्स आप नहीं कर सकते कि 40 मिनट है 24 सवाल है तो 40 मिनट डिवाइडेड बाय 24 सवाल करेंगे और पर क्वेश्चन क्या टाइम है सबको एवरेज देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जल्दी निकलेंगे, व्हाई? बिकॉज आप फेमिलियर हैं, आप किए हैं बहुत बार प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस के इसलिए भी जल्दी आंसर निकलेंगे बिकॉज वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है। कुछ के टाइम ज्यादा लगेंगे बिकॉज उतना फेमिलियर नहीं है या टॉपिक आपका मन पसंदीदा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा पर क्वेश्चन टाइमिंग नहीं देखना है, आपको पता होगा जब आप पेपर सॉल्व करते हो, कोई सेट सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप कर रहे होगे तो एक पॉइंट पे आपको पता लगने लगेगा कि अरे टाइम जा रहा है, हो नहीं रहा है यार, टाइम मतलब हो नहीं रहा है, इरिटेशन। दैट इज द पॉइंट टू स्टॉप, उसमें मार्क करिए और दूसरे क्वेश्चन पे मूव कीजिए। अगर पेपर खत्म हो गया तब भी टाइम है आपका तो रिव्यू में जाके उसको सॉल्व करेंगे। हाउ टू मैनेज टाइम, उसका पूछ रहा है बिटवीन मॉक्स एंड रिवीजन। मैनेज टाइम क्या करना है, देखो तुम्हारे पास 45 डेज है, एक दिन तो नहीं है। तो अपना मॉक दिया, एनालाइज किया, बहुत भी टाइम लग रहा है तो चलेगा, बिकॉज पर्पस इज टू लर्न हाउ टू एनालाइज एंड डू अ गैप एनालिसिस। हड़बड़ी में नहीं एनालिसिस करनी है। रिवीजन भी आपको करना है। रिवीजन क्या है, ये कोई देखो बच्चों 10 12 ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं कि रिवीजन है तो बार बार रट रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भूल के भी मत करना। रिवीजन नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, ये किस चीज का रिवीजन नहीं। टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और फिर टेस्ट लेते रहेंगे, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव करते रहेंगे। दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। रिया शुक्ला बोल रही है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस तो होगा, मतलब एग्जाम आएगा तो स्ट्रेस नहीं होगा तो थोड़ी मस्ती आएगी, मतलब दिस नॉट अ हॉलीडे, दिस इज एग्जाम बेसिकली। इसके लिए लोग मतलब अपना पूरा दिन रात लगा रहे हैं बिकॉज ये एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। कोई बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, टॉप आईएम में, एक्सेल में, एफएमएस में, स्पीचर में, जो भी इवन एवरेज इंस्टीट्यूट आप जाओगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सपोजर मिलता है। सो स्ट्रेस तो रहेगा। अभी ये 45 दिन तो स्ट्रेस के साथ डील कैसे करना है, अरे काम करके, काम करके ना, मतलब तुम एग्जाम लिख रहे हो तो काम कर रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या है, पूरा टाइम इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो स्ट्रेस का टाइम ही किधर है। अपने आप को बिजी रखना है प्रिपरेशन को लेके। सोचना नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, वो किसी को नहीं पता है, नोबडी नोज तुम्हारा क्या रिजल्ट आने वाला है। सो उसके बारे में सोच के क्या कर रहे हो, अपना जो बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो बेस्ट प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जैसे अभी टेस्टिंग का फेज आ गया है तो धीरे धीरे ये एक हम लोग ना प्रिपरेशन कर करके कंफर्ट एरिया में आ गए हैं, प्रिपरेशन के कंफर्ट एरिया में, उससे बाहर निकलना है, टेस्टिंग के एरिया में जाना है। जो कि शुरुआत में हाईली अनकंफर्टेबल होगा बिकॉज वो आपको चेहरा दिखाएगा मिरर, बट वो आपका चेहरा नहीं है क्योंकि आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी खराब है। इसलिए वो जो स्कोर आ रहा है वो आपका चेहरा वैसा लग रहा है। टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बहुत, आप देखोगे आप 7 से 8 टेस्ट में ही आपका स्कोर बहुत इंप्रूव कर जाता है अगर अच्छे से टेस्ट टेकिंग एनालिसिस करते हो, टेस्ट और स्ट्रैटेजीज बनाते हो, गैप एनालिसिस करते हो। आकाश पूछ रहा है कभी कभी पैसेज मुश्किल होता है, कभी कभी क्वेश्चन मुश्किल होता है, तो ऐसा तो होगा ही, मतलब तुम्हें इसलिए बच्चों, तुम्हें पूरे पेपर को, पूरे सेक्शन को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, कहां कहां से उठ सकते हैं मार्क्स उसको उठाना है। क्यों? क्योंकि कहीं कभी पैसेज मुश्किल हो सकता है, कोई पैसेज का क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, कभी पैसेज आसान हो क्वेश्चन मुश्किल। तो पेपर क्या है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर सैम कैट क्या कैट के लेवल का है और एम कैट जो है आपका कैट के लेवल के ऊपर का है, डिफिकल्टी लेवल का है। तो बच्चों जो एम कैट्स होता है ना, ऑल इंडिया मॉक कैट्स, इट इज ऑफ वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, मतलब कोई बहुत मुश्किल, कोई आसान, कोई मीडियम, कोई ठीक ठाक डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि पेपर भी ऐसा और पेपर का कॉम्पोजिशन भी ऐसा है ना, कुछ अच्छा होगा, कुछ मुश्किल होगा, बहुत कुछ ठीक ठाक होगा। तो जब तक आप पूरे पेपर को ऐसा होल नहीं सॉल्व, मतलब सेक्शन को ऐसा होल नहीं सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब तक आप ये फंसे रह जाओगे बिकॉज आप एक पर्टिकुलर पॉइंट या क्वेश्चन या टॉपिक या पैसेज या सेट पे ही फोकस कर रहे होगे बहुत ज्यादा, ना कि पूरे पेपर से कैसे नंबर उठाते हैं, मार्क्स बनाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, आयुषी सिंह पूछ रही है कि आई थिंक एनालिसिस जब पेपर का करती है तो एक्यूरेसी खराब देख के और ये सब देख के उसको 1 घंटा पूरा सेटबैक ही लग जाता है। तो शुरुआत में सेटबैक लगेगा और टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी से जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होंगे आपका सेटबैक का जो टाइम लिमिट है वो घटता जाएगा। आपको समझना ये है कि
इमोशंस को थोड़ा चेक में रखना है। ये 45 डेज क्यों? स्कोर इंप्रूवमेंट पे ध्यान है। कहाँ आपका ध्यान है? स्कोर इंप्रूवमेंट पे, इमोशंस पे नहीं ध्यान देना। अगर आउट भी हो रहे हैं तो ठीक है ना, एक्चुअल मैच तो नहीं चल रहा है, मैच प्रैक्टिस चल रहा है, तो क्यों आउट हुए, चलिए इस पे फोकस करते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा ना, एंजाइटी में बहुत टाइम इन्वेस्ट होता जाएगा, टाइम इन्वेस्ट होता जाएगा। आपका फोकस इज ऑन स्कोर इंप्रूवमेंट राइट नाउ। अनन्या पूछ रही है, इन इंस्टीट्यूट्स को कब अप्लाई करें, कैट के पहले या कैट के बाद? तो जो लिंक हमने दिखाया था नोटिफिकेशन, हमारे तो उसमें देखते रहना है। सिर्फ और सिर्फ एकदम जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे एमडीआई हो गया, एसपी जैन हो गया, और ऐसे 2-3 हो गए, उनका डेट कैट के पहले होता है। एफएमएस उनका डेट कैट एग्जाम के थोड़ा जस्ट पहले होगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। बाकी सबके कैट के बाद होगा। और वो देखते रहना है लिंक, डोंट वरी। अरसलान एक अच्छा सवाल पूछा, ये बोल रहा है कि सर, कोई एक बहुत टफ डीएलआर सवाल सेट आया, मैंने उसको नहीं किया, तो एनालिसिस में क्या उसको सॉल्व कैसे करते हैं? सीखे? हाँ सीखे। क्यों? हो सकता है वो कैट में आ जाए। आप लोगों ने डीआईएलआर इंप्रूव ही कैसे किया? जैसे मैंने कैसे इंप्रूव किया, डिफिकल्ट सेट सॉल्व नहीं कर पाया, पर उनको फिर सीखा कैसे सॉल्व करते हैं, और धीरे धीरे फेमिलियरिटी डेवलप होती गई इन तरह के डिफिकल्ट सेट से। और फिर मैं, मतलब जब वो सेट्स आते थे डिफिकल्ट, बाकियों के लिए डिफिकल्ट थे, मेरे लिए क्यों डिफिकल्ट रहेंगे? मैंने तो 2500 बार उसको प्रैक्टिस किया हुआ है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट द डीआईएलआर सेक्शन। तुम्हें वो एनालाइज करना होगा सेट, इवन डिफिकल्ट था जब। आई मुंबई का शुभम, अभी फॉर्म नहीं आया है, वो आएगा तो हम लोग खुद तुम्हें भेजेंगे ग्रुप में। आर्यन पूछ रहा है, व्हाट स्कोर इज कंसिडर्ड एज गुड इन एम कैट्स? बच्चों ऐसा कोई गुड स्कोर नहीं, तुम्हारा क्या स्कोर आ सकता था वो देखो। मतलब ये मॉक लिया तो मेरा को कितना 90 आ सकता था, आया कितना 60 आया। अरे यार तब तो खराब हुए, 30 क्यों नहीं आया? तो उस पर एनालिसिस किया। तो व्हाट इज अ गुड स्कोर? योर बेस्ट स्कोर इज द ओनली स्कोर यू शुड बी लुकिंग एट। रोशनी कुकरेजा है, पूछ रही है, सर नॉर्मल एमबीए करें तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंस या मार्केटिंग में एमबीए नहीं करें? हाँ नहीं करें। क्यों? जनरल एमबीए जैसे सारे आईएम हैं, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, ऑपरेशंस के, आईटी के, एचआर के, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। सेकेंड ईयर भी आपको मानिए लेना है 50 क्रेडिट, तो 50 क्रेडिट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से तो आप एरिया से ले नहीं सकते, तो आपको फाइनेंस के भी क्रेडिट्स लेने होंगे, मार्केटिंग के भी क्रेडिट्स लेने होंगे। तब भी वो नहीं होगा, हो सकता है आपको साथ में एक और मेजर करना हो, 3-3 मेजर करना हो। तो इससे क्या होता है, आपका वही जो हो रहा है ना, ओवरऑल पूरी कंपनी कैसे चलती है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, परफॉर्म करता है, वेरियस फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये सबका आइडिया होता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट करियर इन फ्यूचर, प्लीज गो फॉर अ रेगुलर जनरल एमबी। एसआईएमएस पुणे एक इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में सोनाली पूछ रही है। यहाँ पर 85% रिजर्वेशन जो है वो जिनके पेरेंट्स मिलिट्री में है, आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, उनको उनके लिए रिजर्व्ड है, कोई ऐसा ग्रेट इंस्टीट्यूट नहीं है। मतलब ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है। तो जो सुमित सर ने डॉक्यूमेंट भी स्नैप का शेयर किया है, उसमें आप उसका प्लेसमेंट देख सकते हैं। सिद्धार्थ पूछ रहा है, शुड आई फिल एसपीजी एंड इफ आई हैव अ प्रोफाइल ऑफ 887, यानी कि 10th में 80, 12th में 80 और ग्रेजुएशन में 70? नहीं है था, तुम्हें नहीं वो कॉल करेंगे, इससे ऊपर होना चाहिए। शिखर पुरवार हाउस एक्सआईएमबी कॉलेज, देखो एक कॉलेज कैसा है ना, सबका अलग आंसर होगा। सो इफ यू आस्क मी, एक्सआईएम भुवनेश्वर इज अ डिसेंट कॉलेज, ऐसा कोई आईएम, एक्सेल, एफएमएस, एसपीजेन और एमडीआई और आईएफटी और ये आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली या टिस मुंबई, इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं। बट जस्ट उसके बाद अगर हम एवरेज इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो एक्सआईएम भुवनेश्वर हो गया, एनटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया, डीएफएस हो गया, डीएसई हो गया, इस तरह के जब हम इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो उसके लेवल पे आते हैं। अंशिका द्विवेदी पूरे 986 एसपीजेन फिल कर सकते हैं? थोड़ा रिस्की है क्योंकि 12th वाले में 8 है और ग्रेजुएशन में 6 है, तो मुझे लगता है ज्यादा चांस अंशिका नहीं फिल करना चाहिए। एक बच्चा अनिकेत डर गया है, बोल रहा है 3,30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो क्या और मुश्किल होने वाला है पेपर? क्या होने वाला है? बच्चों पॉपुलेशन पे मत जाओ। क्यों? तुम तो अभी भी पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के टॉप 1% में होगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इंटेलिजेंस एंड ऑल। तो कितने बच्चे कैट पेपर लिख रहे हैं ये कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो बच्चे क्वालिटी वाले बच्चे हैं, मेहनत करके और अच्छे तरह से प्रिपेयर करके और टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करके लिखेंगे, वो कम ही होते हैं। तो अगर ये सब तुम करोगे तो तुम्हारा होगा, अच्छा आएगा। जैसे पूछ रहा है वो साथ में ये भी कि जेम हूं मैं, जनरल इंजीनियर मेल,
और ब्लैकी जाना चाहता है। तो ये बोल रहा है ये जनरल कैटेगरी का है, इंजीनियर स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है, और ब्लैकी जो टॉप 6 आईएम्स है वहां जाना चाहता है। तो क्या एक सेफ परसेंटाइल है? तो एक सेफ परसेंटाइल है 99.5। अंशिका पूछ रही है, लगता है आज बहुत सवाल पूछ रही है ये। हेल्थ इश्यूज से सितंबर में, उसके कारण कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो क्या उनको कवर करूं और कितने टेस्ट दे पाऊं इस पॉइंट पे। सो अंशिका, अगर ये टॉपिक्स उस तरह के टॉपिक्स हैं जो कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, तो ये तुम्हें पहले अच्छे से करना होगा, तभी तुम टेस्ट दोगे तो तुम मतलब नंबर भी ला पाओगे। सो उसको स्किप नहीं कर सकते, बट टेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें दोनों चीजें मैनेज करना होगा। जितना कर सकते हो करो, मतलब इसको लेके मर मत जाना। व्हाट माय पॉइंट इज, देखो बच्चों, ये एग्जाम ही है, मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगले साल भी एग्जाम दे सकते हो। मतलब अगर फाइट मारने का मतलब है कि पूरा फुल टाइम मेहनत करें, अपना बेस्ट दें पॉजिटिविटी के साथ। ये नहीं है कि एंजाइटी से खुद को परेशान करें और मतलब बीमार पड़ जाए, ये सब मत करना। मतलब इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट आल्सो दैट यू स्क्रू योर लाइफ एंड योर हेल्थ, बिकॉज दिस एग्जाम हैपेंस एवरी ईयर। जस्ट गिव योर बेस्ट। महाराष्ट्र सीटी के बारे में किसी बच्चे ने पूछा है, शुभांगी सिंह ने, बेटा उसे छोड़ दो, वो हम लोग के लिए नहीं है। अगर तुम मराठी हो तो वो सब लिखो तुम, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो सब में रिजर्वेशन है। इवन जमनालाल बजाज की बात करूं तो नोबडी नोस सिलेक्शन ही कैसा होता है वहां पर। एक स्टूडेंट था हमारा, उसको महाराष्ट्र सिटी में 99.99% आया आया था। तो उसने भी यही बोला कि सर थोड़ा समझ नहीं आता क्या सिलेक्शन चल रहा है, क्या हो रहा है, सो जस्ट गिव इट अप। रिया पूछ रही है, एसपीजे में सिर्फ प्रोफाइल वालों को चांस, वर्क एक्स वालों को चांस मिलता है कि फ्रेशर्स को भी? फ्रेशर्स को भी चांस मिलता है। अच्छा कैट का परसेंटाइल लाओ, लेकिन गुड एकेडमिक्स मस्ट है एसपीजे के लिए, तो मिल जाएगा। ओके, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम लोग, वापस में जो तो चीजें बात। यश गुप्ता, यश गुप्ता पूछ रहा है कि मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर मतलब पाता हूँ एग्जाम के समय, लेकिन एग्जाम के बाद जब एनालाइज करता हूँ डीएलआर से तो हो जाता है। तो वही वर्क करो ना अपने ये। मेरे साथ भी ऐसा होता था, ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, मॉक देने जा रहा हूँ, डर लग रहा है, डर लग रहा है, उस डर के कारण नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये रियलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में घुसना बहुत ही जरूरी है बच्चों, की डर का आदमी कर क्या रहा है। वो डर के कारण खुद का स्कोर खराब हो जा रहा है, जो कर भी सकते हैं वो भी खत्म हो गया, क्यों? डर के कारण। तो डर से, जब तक you don't realize that this fear is further damaging, further harming, further reducing your chances of career success, जब तक ये रियलाइजेशन अच्छे से नहीं बैठती है तब तक आदमी डर में रहता है, एंजाइटी में रहता है। प्लस दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो तुम लोगों में होनी चाहिए, दैट यू कांट मैनिपुलेट और प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट। जस्ट डू योर बेस्ट, दैट्स ऑल यू कैन डू। अजय पूछ रहा है कि सर पहले रिवीजन करें कि टेस्ट दें? बच्चों अब टेस्ट देना शुरू करना होगा। ये रिवीजन में बताया ना, 10th ग्रेजुएशन वाला रिवीजन है क्या, कि फिर सारे क्वेश्चन आंसर्स को रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको 40 बार लिख रहे हैं? कीप मूविंग, कीप मूविंग। आपको टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए ना, तो समझ गए। फिर आप टेस्ट में उसको इनकाउंटर करो, जब नहीं हो रहा तो एनालिसिस में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। काम्या सरन पूछ रहा है कि सर डज ऑल द टॉप कॉलेज काउंट द मार्क्स ऑफ बोर्ड्स? नो दे डोंट, नॉट ऑल। एक है निष्कर्ष जायसवाल, वो पूछ रहा है कि सर 80% कौन कोर्स कंप्लीट कर गया है तभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, पहले तो ये पता करना चाहिए। ये बहुत लोगों के साथ हो। कितने स्टूडेंट होंगे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब पढ़ लिए, नंबर्स पढ़ लिए हैं, तभी स्कोर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? डर के कारण नहीं आ रहे हैं, या फिर पढ़ाई तो किए थे लेकिन कैसे टाइम प्रेशर में जल्दी आंसर उसका निकालते हैं वो नहीं पता है, या टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी नहीं बिल्ड है। क्या कारण है, मतलब वो कारण पे तुम्हें फोकस करना होगा। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज रीजंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ओनली यू विल नो व्हाट इज इट दैट यू आर नॉट एबल टू स्कोर डिस्पाइट बीइंग गुड एट द टॉपिक, और नॉट गुड डिस्पाइट स्टडिंग दैट टॉपिक।
अमान सेफ परसेंटाइल पर एनसीओबीसी पूछ रहा है, वो डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट के लिए, और ऐसे नहीं सोचना है, तुम्हें बेस्ट अपना देना है। तुम लोग सब अपने इंडिविजुअल पूछने, ये सब पूछ रहे हो कि मेरे ये है क्या परसेंटाइल लाऊं और ये सब लाऊं। कृति गुप्ता सर, क्या रिवीजन सबका करें एक साथ या फिर क्या करें? जैसा तुम्हारा मन करे। कुछ कुछ जगह अपने मूड को इस्तेमाल कर सकते हो कि अरे अभी मन करा इसका रिवीजन करने का बिकॉज ऑफ भूल। रिवीजन कब करते हैं और क्यों करते हैं? रिवीजन कब करते हैं मैं बता रहा हूँ। आपने कोई टेस्ट लिया, सोचो आपने क्वांट का टेस्ट लिया और उसमें अधिकतर ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आपके आंसर्स गलत है। जब आप एनालाइज भी करने बैठे तो आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो ज्योमेट्री मेंसुरेशन में। क्यों? आपको लग रहा है कहीं मुझे याद नहीं है या कॉन्सेप्ट्स कहीं मिसिंग है। तब आप गए और उसका रिवीजन किए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है तुम लोग किस रिवीजन की बात कर रहे हो। ये कोई एसएसटी सोशल स्टडीज या ये सब साइंस का थोड़ी कोई आंसर्स लिखा है, रिवीजन क्या कर रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि जो पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन उसको फिर से सॉल्व कर रहे हो, जो ऑलरेडी कर चुका है, समझ चुका है एक बार? स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट। टेस्ट का दो पर्पस है, एक है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, दूसरा है जब एनालाइज करते हो तो आपकी प्रिपरेशन भी तो हो रही है, जो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए थे तो प्रिपरेशन में भी एड करना। रिवीजन व्हेन यू आर seeing from a test that you are completely losing ground in that particular topic, तब आप जाइए उसमें रिवीजन करिए। तो ये कोई सेफ परसेंटाइल वगैरह नहीं, ये सब के पीछे पड़ो। मैक्स स्कोर लाओ, जितना स्कोर ला सकते हो उतना। शाश्वत मिश्रा पूछ रहा है, प्लीज टेल अ स्ट्रैटेजी फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन रिसेंटली। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए शाश्वत? जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला अरिथमेटिक 50% ऑफ द पेपर, 40 to 50% ऑफ द पेपर होगा मैथ्स का, अलजेब्रा 30 to 40% होगा और ज्योमेट्री 10 to 15% होगा। तो ये तीनों ही 90% है, तो आप इनके अच्छे से क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझिए, और जब आप सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं क्वांट का तो इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए जो इन टॉपिक से हैं। तब भी टाइम अगर बच रहा है आपके पास तो नंबर्स करें, और उसके बाद भी टाइम बच रहा है तब पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री करें, जो बहुत ही कम यानी 0 या 1 क्वेश्चन आएंगे। हाँ प्रखर, ये प्रखर पूछ रहा है कि जो बच्चे एकदम अभी हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किए, उनका सुबह भी क्लास हो रहा है शाम को भी क्लास हो रहा है, वो कैसे टेस्ट लेंगे? तो क्या अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ दें? ऑफ कोर्स, मतलब यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। देखो 90% बच्चे जो हैं हमारे, उनका कोर्स ही खत्म हो गया है, तो वो जो मैंने भी बोला वो टेस्टिंग 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 ही करेंगे अभी भी। तो बिलीव नहीं करोगे, मैंने सारे बच्चों को सारे बैचेस में अलाउ किया हुआ। अभी मैं सोचा हर साल ऐसा करता हूं कि अक्टूबर जैसे स्टार्ट होता है तो जो बच्चे बहुत पुराने बैचेस के होते हैं उनको बोलता हूं आप तुम्हारी क्लास बंद हो गई है। क्यों? वो इवन दो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं तब भी उनको सेम टॉपिक फिर जाके अभी भी करना है कि चिराग सर की लगी है, नंबर्स कहीं लगी, मुझको करना है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि टाइम निकला जा रहा है, आपकी तैयारी, आपका क्लास हो गया है, बेसिक कोर्स सब खत्म हो गया, आप टेस्टिंग पे आओ, टेस्टिंग ही मेन है। एक बच्ची को मैं समझा रहा था, मैंने पूछा तुमने कितने मॉक लिए हैं? बोला सर एक भी नहीं ली हूँ, जबकि उसको ज्वाइन किए हुए एक बहुत हो गया, उसने अपग्रेडेशन लिया था, 2 साल से कैट की तैयारी करी, अभी भी उसको क्लास करना है। मतलब ये क्लास ही सिर्फ क्लास क्लास करके कुछ नहीं होने वाला है। क्लास हेल्पफुल है, इट्स अ टूल टू aid you, it is not going to be sufficient to crack the cat examination. So मुझे लग रहा है काफी बच्चे अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा है, वंशिका ने, तो सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो आसान है, फिर फुल एंड टेस्ट में जाते हैं तो वो मुश्किल लगते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट भी तो बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड है, आपको एडवांस सेक्शनल टेस्ट। देखो कैट का लेवल अलग है और ये स्नैप एंड मैट का लेवल बहुत अलग है, तो दोनों में लेवल का बहुत फर्क, वो कंपेयर नहीं कर सकते आप। सो कैट का लेवल ऐसा है कि आपको एडवांस सेक्शनल टेस्ट हो गया और फुल लेंथ टेस्ट जो आपके पास है, इनमें इनसे आपको जूझना पड़ेगा, और इनमें कैसे अच्छा नंबर लाना है ये आपको टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी इंप्रूव करके लाना होगा। तब यू हैव टू डू दैट।
सबसे अच्छा मटेरियल कौन है जिससे कैट में क्वेश्चन आएंगे? एम कैट, उसके बाद सैम कैट, फिर एडवांस एक्सटर्नल टेस्ट, फिर लॉट 2। ऐसा लेवल बना है। जो बच्चे एकदम अभी ज्वाइन किए उनके पास उतना टाइम ही नहीं है करने का, तो लॉट 1 अपना थोड़ा सॉल्व करें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको करें और फिर उनके टेस्टिंग में चले जाएं। हरप्रीत शुक्ला ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बोल रहा है सर मैं पिछले कुछ दिनों से 30 दिनों से मॉक देना शुरू किया हूँ, मेरा कभी 20 स्कोर आता है कभी 60 स्कोर आता है, तो क्या मॉक में सेम स्कोर नहीं आ सकता? आएगा ना, जब तुम जितने मॉक लोगे शुरुआत में तो पूरा एकदम ऐसे ऐसे जाएगा स्कोर। जब आप 10-15 मॉक ले चुके होगे तब आपको समझ आने लगेगा कि आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो मिनिमम मैक्सिमा है स्कोर में वो इंप्रूव कर जाएगा। अभी जो ये 20-60 है वो समय 60-90 बन जाएगा कम से कम। 60 अगर पेपर खराब है, पेपर खराब का क्या मतलब है कि वो पेपर का जो कॉम्पोजिशन है वो आपके स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। कभी कभी पेपर आएगा वो आपके स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो आपको अच्छा स्कोर आएगा बाकियों के मुकाबले। क्यों? उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं, सेट आए हैं, वो फेमिलियर हैं या वो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं। बट आपका मैक्सिमा और मिनिमा जो है, जैसे जैसे कैट एग्जाम पास आएगा जो मैक्सिमम स्कोर आप लाते हैं, मिनिमम स्कोर लाते हैं, उसका गैप छोटा होता जाता है। ये ठीक वैसे ही जैसे बीए आरसी की एक्यूरेसी है। शुरुआत में कभी 50% एक्यूरेसी आ रही है, कभी 80% एक्यूरेसी आ रही है, कभी 60, 70, 40, कुछ भी आ रहा है। लास्ट लास्ट में क्या है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो गया। खराब हुआ तो 70% एक्यूरेसी आई बीआरसी में, अच्छा हुआ 90% आई। तो मिनिमम मैक्सिमा का रेंज जो है। गैप ईयर के बारे में मत सोचिए, बहुत लेट हो चुका है। गैप ईयर के बारे में मत सोचिए, कैट के बारे में सोचिए। 1 साल का गैप भी अगर है तो उसके कारण ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने देखा है लोगों के गैप के बाद भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्जन हो जाते हैं। अगर कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो चलता है, इट्स ओके। ओमर पूछ रहा है अरिथमेटिक में कैसे एप्टीट्यूड डेवलप करें? अरिथमेटिक बहुत ही सिंपल है। इट इज बेसिकली ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ फ्रैक्शंस, रेशियोज बिहेव। इफ यू लर्न हाउ परसेंटेजेस, फ्रैक्शन, यू विल लर्न अरिथमेटिक। सजल बोल रहा है जिब्रा कर लिए हैं लेकिन अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का अभी भी काफी पोर्शन बचा है, तो उसको करें बिकॉज अरिथमेटिक तो आएगा ही, टीएचडी भी आएगा, टीडब्ल्यू भी आएगा, एएमए भी आएगा, ईआरपीवी भी आएगा, पीपीएल भी आएगा, एसआईसीआई भी आएगा। आयुष पूछ रहा है सर कुछ जिब्रा के क्वेश्चंस मॉक में वो समझ भी नहीं आते हैं तो उनको क्या करें? कोशिश करें उनको समझने का। अभी तो टाइम है ना 45 डेज, लेकिन लास्ट 5-10 दिन में भी जब 15 दिन, देखो बच्चों अभी स्टिल टाइम है कि नई चीजों को सीख सकते हैं। एल्जेब्रा का कोई टॉपिक है, मानो प्रोग्रेशन एंड सीरीज, एपीजीपी, अभी भी सीख सकते हैं। लेकिन लास्ट के 2 हफ्ते नहीं सीख सकते। लास्ट के 2 हफ्ते कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी ही इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट के 2 हफ्ते भी अगर टॉपिक बच गया है तो उसको छोड़ दो, उसको पढ़ने मत बैठ जाना। लास्ट के 2 हफ्ते कम से कम, लास्ट के 2-3 हफ्ते जो पढ़ा है उसमें कैसे स्कोर लाते हैं, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, वो आपको करना है। मुस्कान पूछ रही है सर हाउ टू एनालाइज आरसी क्वेश्चंस आफ्टर मॉक। मैथ्स की एनालिसिस और डीएलआर की एनालिसिस की तरह होगी नहीं, वो छोटी एनालिसिस होगी, मतलब क्वेश्चन पे के लॉजिक पे होगा कि क्यों ये आंसर है। तो लॉजिक को आपको समझने की कोशिश करनी है, वो भी एक बार में समझ नहीं आता है। बार बार जब आप टेस्ट लेते रहोगे, आरसी टेस्ट, क्योंकि देखो बच्चों अब इतना टाइम बचा है कि कम से कम कुछ चीजें जैसे आरसी है उसकी प्रैक्टिस विदाउट टाइमिंग मत करो। टाइम आरसी लो, मतलब ऐसा टेस्ट ही आरसी लो, जस्ट प्लेन आरसी सॉल्व करने का टाइम खत्म हो गया है, डोंट डू दैट। और उसमें जैसे तुम्हारा सवाल था कि कैसे एनालाइज उसको करते हैं, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस होगी कि क्या लॉजिक लगाया है। मॉक्स की शुरुआत श्रेय पूछ रहा है एम कैट से करें कि सैम कैट से करें? सैम कैट से करें, उसके बाद एम कैट में जाए। प्रखर वैश पूछ रहा है सर डीएलआर स्ट्रेस के साथ कैसे डील करें? देखो डीएलआर बनाया ही गया है स्ट्रेस देने के लिए, तो तुम्हारी स्ट्रेस कम हो जाएगी यही बात की अंडरस्टैंडिंग से कि ये बनाया ही गया है डराने के लिए। सोचो आप एक कमरे में, वो कमरे का एक ही दरवाजा है, वो कमरे के दरवाजे से एक बड़ा किंग कोबरा घुसता है, तुम्हें बहुत डर लगेगी, 99.99% बच्चों को बहुत ही डर लगेगी।
अब लेकिन सोचो कि तुम्हें पता है ये होने वाला है, वो कोबरा घुसने वाला है और शूटिंग चल रही है वगैरह वगैरह, मतलब उसका पर्पस ही तुम्हें डराने का है, तुम्हें पहले ही से बताओ डराना है, तो वो डराने के लिए आने वाला है, तो तुम्हारा डर जो है इस अंडरस्टैंडिंग से कम हो जाता है, बिकॉज यू नो इट इज कमिंग ना, ठीक है, सो के सो डीएलआर तो है स्ट्रेसफुल है, तो इसके बारे में सोच के क्या है स्ट्रेस। एक बच्चे ने पूछा था कि सर स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में 45 डेज में तो स्ट्रेस होगा ही होगा, इस अंडरस्टैंडिंग से ही स्ट्रेस कम हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए कैसे कभी कभी मैं ऑफिस आता हूँ, अब तो ऐसा नहीं होता बिकॉज अंडरस्टैंडिंग हो गई, पहले जब मैं ऑफिस आता था जब बहुत काम होता था तो मुझे बहुत डर लग रहा होता था, अरे ये भी काम है वो भी काम है, क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर मैंने रियलाइज किया, अरे सोची क्यों रहे, इतने दिमाग क्यों लगा रहे, स्ट्रेस क्यों ले रहे, काम है ना, चलो पहले ए लाओ काम खत्म किया, बी लाओ काम खत्म किया, सी लाओ, अपना करते रहो जितना हो पाए करना है, सोच के और स्ट्रेस लेके और एंजाइटी से मिल क्या जाएगा, मतलब तुम्हारा ही स्कोर कम होगा, जो अच्छा भी हो सकता था वो भी बुरा होगा, इसलिए डोंट डोंट टेक स्ट्रेस। वीआरसी में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है अजय, प्रैक्टिस करते करो, लास्ट डे तक फाइट मारना है आपको, हिम्मत नहीं हारना है और अपना बेस्ट दे के आना है, फिर जो स्कोर आएगा देखा जाएगा। बीएआरसी के एडवांस एक्सेल टेस्ट में मनदीप पूछ रहा है कि अटेम्प्ट्स भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्यूरेसी भी कम हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि ओवर टेस्टिंग हो गई है, बहुत बार क्या होता है ओवर टेस्टिंग हो जाती है, हम इतने टेस्ट ले रहे हैं इतने टेस्ट, खासतौर पे आरसी की हम बात करते हैं, तो ओवर टेस्टिंग मत करना, ऐसे ही बहुत बोरिंग एरिया है, बहुत डल एरिया है, उसको भी आदमी सुबह दोपहर शाम करता रहेगा, बैक टू बैक टेस्ट लेते रहेगा, तो उसका उसके लिए ठीक नहीं है। एक तो वो है, दूसरा है जो मैंने आप लोग को आरसी का टिप्स दिया था थोड़ी देर पहले, उसको आप इस्तेमाल करो। एक बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है ना कि फर्स्ट से लास्ट तक कोई भी सेक्शन को मत सॉल्व करो, पीछे से आगे करो या बीच से लास्ट और फिर बीच से पीछे फर्स्ट, ऐसे करके करो। जयंत, वी हैव डिस्कस्ड ऑन द स्ट्रेस पार्ट, सो आई वोंट डिस्कस ऑन इट फर्दर। वासु गुप्ता पूछ रहा है कि सर हाउ टू पिक राइट सेट्स इन डीआईएलआर, वो ना वासु मतलब वो टेस्ट ले लेके ही तुम्हें समझ आ पाएगा, वो जो आपका अंदर का जो है कि ये करना है कि ये, मतलब आप जब पढ़ोगे सेट तो लगे ये पहले करना है, क्यों वो किया हुआ है। डीआईएलआर में मैंने देखा है जो एक चीज सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वेपन आप बना सकते हो डीआईएलआर सेक्शन के लिए, वो है फेमिलियरिटी, कि इतनी फेमिलियरिटी अलग अलग तरह के सेट्स के साथ कि कोई भी गेम टूर्नामेंट का सेट दे रहा है ये तो किया हुआ है, तो वो फेमिलियरिटी बहुत हेल्प करती है, मैंने देखा है इन पिकिंग अप सेट्स। एक कौस्तभ पूछ रहा है पहले कौन सा सेक्शन है, पहले इंग्लिश आएगा फिर डीआईएलआर आएगा फिर मैथ्स आएगा। अजय पूछ रहा है कि आरसी से स्टार्ट करें कि बीए से स्टार्ट करें, ये सब ना इंडिविजुअल डिपेंड करेगा तुम लोगों पे, आरसी बीए, किसी को आरसी सूट करता है पहले करना, किसी को बीए करता है, जो भी करे बहुत फंसा ना रहे, सोचो आरसी में ही फंसा रह गया लास्ट में बीए नहीं कर पाया, तो अगर आप आरसी से भी शुरुआत कर रहे हो तो अगर मानिए 4 पैसेज आए हैं तो आप फंसिए मत, अपना एक एग्जिट टाइम बना लीजिए, एग्जिट टाइम बना लेंगे तो फिर बीए पे आप टाइम दे पाएंगे, और बीए करने के बाद भी जो टाइम बचेगा तो रिव्यू में जो आरसी के क्वेश्चंस आप छोड़ दिए थे या एक पैसेज नहीं पढ़ पाए थे उसको आप वापस कर सकते हैं। सो आपको ट्राई करना होगा, देखो बच्चों ये जो मॉक्स बेसिकली बोल रहा हूँ मिनिमम 20-25 मॉक्स दिखने के लिए फुल एंड टेस्ट, क्यों, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा ट्राई करने के लिए, कभी बीए किया तो कैसा लगा, आरसी किया तो कैसा, क्या मल्टीपल ट्राई करोगे तो खुद तुम्हें लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए ज्यादा होती है। आयुष पूछ रहा है कि मिनिमम कितने मार्क्स देना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है मिनिमम 20 मार्क्स देने चाहिए फुल एंड टेस्ट। आर्यन श्रीवास्तव पूछ रहा है कि कैसे इजी आरसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं बता रहा हूं, मतलब ये सेल्फ होगा कि ये इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है, और सबका अलग होगा, मतलब मुझे जो इजी लग रहा है तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, तुम्हें जो इजी लग रहा है मुझे हो सकता है डिफिकल्ट लगे, या हम दोनों को कुछ इजी लगे, ये जज करना बहुत मुश्किल है कि आरसी का पैसेज कौन सा इजी है कौन सा मुश्किल है, प्योरली
फिर रिया शुक्ला put in RC, some questions are difficult to answer, can we go to the next RC and come back to the question later? Yes, 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 you can Riya, you can always come back later. देखो यही तुम्हें समझना है कि कुछ अगर मुश्किल लग रहा है तो वो पेपर का अंत नहीं है, मतलब तुम उस पे वापस आ सकते हो। सो आपको की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए पेपर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डेवलप करना है ये 45 डेज में while attempting the पेपर, कितने फ्लेक्सिबल हो। हाँ अर्पित ये सही कर रहे हो। तो रविंद्र पूछ रहा है आपने सर एमकैट के हार्ड कॉपीज दिए थे तो उनके आंसर्स कहाँ हैं? हिमांशु भैया के पास है, जो मटेरियल देखते हैं हिमांशु भैया। सुमित सर अभी उनका नंबर भी टाइप कर देंगे, कर दो सुमित उसमें चैट बॉक्स में। जिन लोगों को आंसर चाहिए, जो मॉक्स हम लोगों ने सेमिनार में, फिजिकल सेमिनार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो उनसे ले सकते हैं। वरुण पूछ रहा है मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो 10th ग्रेजुएशन में टॉप कॉलेजेस के लिए कितना आना चाहिए? कुछ ऐसा नहीं, मुझे तो बहुत घटिया नंबर आए थे 10th में 60 आया था, 12th में 57 आया था। मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तब भी मैं आई एम कोझिकोड गया बिकॉज बहुत अच्छा कैट परसेंटाइल आया था। कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स और कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो कि बहुत ही अकेड्स को वेटेज देते हैं, जैसे एसपी जैन है, आई एम बैंगलोर है, आई एम इंदौर है, पर सारे नहीं देते। सिमकैट नहीं वंशज, सैम कैट, सेल्फ अडमिनिस्टर्ड एम कैट, ये तुम्हारे स्टूडेंट होम पेज पे रहता है, वो कभी भी जाके तुम ले सकते हो। मोहम्मद पूछ रहा है कि सर इनिशियली अच्छा नंबर आ रहा था मॉक में, अब तो खराब आ रहा है, नंबर गिर रहा है। तो नंबर है, गिरता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा, ये चलता रहेगा। लास्ट के 10-15 डेज में यू हैव टू इंश्योर दैट यू स्टार्ट गेटिंग कंसिस्टेंसी। और उसमें भी जो लेट प्रिपरेशन शुरू की है उनके लास्ट 4-5 दिन, मतलब 4-5 दिन तक ये वो बड़े कंट्रीज के वीजा की तरह रहता है, एकदम लास्ट लास्ट में आता है बहुत बार, पर आ जाता है अगर अच्छे से तुमने भरा है और कुछ फ्रॉड नहीं किया है तो डोंट वरी अबाउट इट। सुमेधा पूछ रहा है पूछ रही है कि एक्सआईएम बी के एप्लीकेशन में एसओपी में क्या फिल करें। और अनुष्का पूछ रही है सर कैन यू टेल इंपॉर्टेंट डीएलआर टॉपिक्स फॉर कैट 23? सब आता है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन आया है, सिलेक्शन आया है, बाइनरी कंपैरिजन आया है, लीनियर अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट आया है, मैक्सिमम मिनिमम आया है, गेम्स एंड टूर्नामेंट आया है, रूट्स एंड नेटवर्क आया है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग आया है, टेबल्स बार्स लाइन पाई केसलेट आया है, वेन डायग्राम आया है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और सब मनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वांट, वही सारे अरिथमेटिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री मेंसुरेशन के टॉपिक्स। और कोई इंपॉर्टेंट, अच्छा सुमेधा का सवाल था एसओपी वाला। एसओपी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में और आपको हम क्यों सेलेक्ट करें इस प्रोग्राम के लिए। सो अगर जब आप इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको बोलते हैं एसओपी फिल करके भेजे एप्लीकेशन में। एसओपी का मतलब व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस एमबीए प्रोग्राम एंड व्हाई शुड बी सेलेक्ट यू। जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस एमबीए प्रोग्राम, तो आपको वो प्रोग्राम यानी कि एकेडमिक प्रोग्राम के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से कोर्स में क्या आता है, उसका रिसर्च करना होगा। और वो पूरा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे रिसर्च करना होगा। और उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके इंटरेस्ट के होंगे। और उसको लेके आप ये लिखेंगे दैट आई एम अप्लाइंग फॉर दिस एमबीए प्रोग्राम बिकॉज मेरे को एकेडमिक में ये इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके कोर्स में, और मेरा फ्यूचर में ये इंटरेस्ट है तो उसके साथ वो कोरिलेटेड है। प्लस आपके इंस्टीट्यूट में से जो कोई एनजीओ वगैरह में काम करता था तो आपके इंस्टीट्यूट का जो सोशल सर्विसेज ग्रुप है उसका ये मुझे अच्छा लग रहा है। सो व्हाई आर यू अप्लाइंग में? बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट कॉमन। अब कोई बीकॉम का स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि सर आपके यहाँ जो कोर्स में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस लॉ है, टैक्सेशन है, ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं इसमें मेरे को इंटरेस्ट है और पढ़ने में। तो आप एक तरह का एक कनेक्ट, वो प्रोग्राम जो है एमबीए इंस्टीट्यूट का और वो एमबीए इंस्टीट्यूट, दो चीजें एमबीए प्रोग्राम एमबीए इंस्टीट्यूट, इससे कनेक्ट आप इस्टेब्लिश करते हो as part of the answer to the first question, why are you applying for this MBA program? Second, why should we select you? On the basis of your strengths, on the basis of your achievements, on the basis of the value addition that you'll be doing to the batch, on the basis of the hobbies which will further add value to the institute in terms of cultural fairs, sports fairs and all those things. So why are you applying for this MBA program and why should we select you? ये आपका SOP होता है, statement of purpose.
यस वरुण, क्वांट के लिए अरिथमेटिक अलजेब्रा नंबर तो सफिशिएंट है। कुछ बच्चे ज्योमेट्री से भाग रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है फिगर्स जो है वो चलने लगेंगे मॉन्स्टर की तरह और पीछे आने लगेंगे। अरे कोई टॉपिक अगर तुम्हें अच्छा नहीं भी लगता है ना, जैसे वरुण तुम्हें अगर ज्योमेट्री नहीं भी अच्छा लग रहा है, बेसिक तो कर लो, ताकि उसमें अगर 7 तो 4 सवाल है, 4 में 3 आसान थे वो तो कर डालोगे, एक छोड़ देना, एक दो। सो अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री में कुछ भी छोड़ना नहीं है किसी। कोई टॉपिक अलजेब्रा में मुश्किल लग रहा है तो ठीक है, उतना पढ़ो कि उसका आसान क्वेश्चंस कम से कम हैंडल कर सको। कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, पूछ रही है कि मैंने कॉन्ट का सर बुकलेट सॉल्व कर लिया तो अब रिवाइज के लिए आप टेस्ट लें, टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अब सेक्शनल टेस्ट ले कॉन्ट का, देखे क्यों क्या स्कोर आ रहा है, कितना आ सकता था, वगैरह वगैरह। मोहम्मद ये ना दोनों देखना है, एक्यूरेसी भी देखना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखना है। ये नहीं कि सिर्फ एक्यूरेसी देखना है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, बीएआरसी में अगर आप एकदम ही कुछ ज्यादा ही फूक फूक के कदम रख रहे हो तो आपके बहुत अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। प्लस आप जितना भी फूक फूक के कदम रखोगे, ये तो लैंग्वेज है तो आप सब सही तो नहीं कर पाओगे, तो एक्यूरेसी थोड़ी तो कम ही रहेगी। इंग्लिश में तो एक्यूरेसी भी कम थी और अटेम्प्ट्स भी कम थे, तो इसका डबल आपको नुकसान हो गया। प्लस आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में पूरी तरह से ही एक्यूरेसी आपकी खराब होगी, तो क्या हुआ, तब भी खराब हो गया। तो आपको दोनों में अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी में बैलेंस रखना है बीआरसी। सब होंगे MM3F में श्रेयम, सब सब कंप्लीट होगा, डोंट वरी। अब हम लोग क्लास ही लगा सकते हैं, क्लास तो लगी रही है सुबह शाम। जो बच्चे एकदम लास्ट 1-2 महीने में ये एडमिशन लिए, और क्या ही कर सकते हैं, दिन भर बुलाएंगे तुम्हें तो तुम्हारा ही प्रिपरेशन नहीं होगा। सबका खत्म हो जाएगा, जो पुराने बैचेस थे उनका तो कोर्स ही खत्म हो गया, जो एकदम लेटेस्ट बैच थे उनका भी बहुत जल्दी कोर्स खत्म होने वाला है। जो एकदम लास्ट बैच शुरू हुए उनका भी मैथ्स जो है नेक्स्ट वीक खत्म हो जा रहा है, मैक्सिमम का। और मैक्सिमम का ऑलरेडी जो लेटेस्ट बैचेस थे मैथ्स खत्म हो चुका है। अब डाउट्स लगेंगे और ये सब लगेंगे मैथ्स में। कौस्ता मनी पूछ रहा है बुक से क्वेश्चन लगाएं या डायरेक्ट सेक्शन वाइज टेस्ट सॉल्व करें। एक बार तो आपको बेसिक कुछ बुक से तो सॉल्व करना ही होगा, तभी तो आप टेस्ट पे अपग्रेड कर पाओगे। अगर आपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप टेस्ट में मूव कर सकते हो। नहीं अनिकेत, कोई फॉर्मेट वॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला है। पूछ रहा है कुछ नया है इस बार हम लोग कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैट में, नहीं कुछ नया तो नहीं होगा। आयुष, अगर तुम्हारा मॉक में डीएलआर में अच्छा आ रहा है, कॉन्ट में अच्छा आ रहा है, आरसीबीए में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि तुम वीएआरसी के सेक्शनल टेस्ट रेगुलरली हर दिन लेते रहो। एक वीएआरसी का टेस्ट ले लिया, सेक्शनल टेस्ट हर दिन, और उस पर अपना फोकस। कोई भी तीनों सेक्शन में ना, अगर कोई सेक्शन है जो बहुत वीक चल रहा है आपका, तो क्या जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, उस सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। हाँ अंशिका, अगर आपका खुद का एनजीओ है या बिजनेस है और एफएमएस के एसओपी में उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कि अपना पेपर वर्क वर्क जो है उसको भी करें। फॉर एग्जांपल मेरा फर्म है ये टाइम वाला जो यहाँ पर है, तो जीएसटी सर्टिफिकेट है मेरे पास, टैन आईडी है, ये मतलब पेपर्स तो होंगे ना। आईटीआर भरता हूँ उसका पेपर है। तो अगर आप खुद का बिजनेस दिखाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। सर डीआईएलआर में स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए बहुत है, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस और सेट से ही डीआईएलआर बढ़ेगा स्पीड। डीआईएलआर इतना भी आसान नहीं है कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए उसे 4 सेट दे ही रहे। सो आपको टाइम तो लगेगा, उसमें बहुत हड़बड़ी नहीं करनी होगी। बहुत टाइम इन्वेस्ट हो रहा है अगर तब भी नहीं ब्रेक थ्रू हो रहा है, तो आप दूसरे सेट में मूव करोगे ही करोगे। मेहर पूछ रही है वर्केक्स कितना मैटर करता है फाइनल चांसेस ऑफ कन्वर्जन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास जो है, सबके पास कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ है, उसको आपको यूज करेंगे अच्छे से तो आपका हो जाएगा। वरुण त्रिपाठी, फॉर Tier 3 कॉलेज जेम कैटेगरी इज इट मोर डिफिकल्ट टू गेट अ कॉल आफ्टर? नो इट इज नॉट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। रविंद्र है बदमाशी कर रहा है, उसको मैं समझा रहा हूँ कि अपना जितना कर सकते हो वही करके आओगे, तब भी उसको राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स और ये सब जानना है। ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है रविंद्र। तुम्हें
जितना कर सकते हो उतना करना है, तुम्हारा ये है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर रिजर्वेशन कैटेगरी, योर जेंडर, जितना आता है पूरा करके आना है। अब कौन से क्वेश्चन छोड़ के आने हैं पेपर में, जो आता ही नहीं था, जो एग्जाम के बाद भी 5 घंटे तो तब भी नहीं कर पाए। तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी यही तो होती है कि गैप एनालिसिस जीरो करना है। यस अजय, आंसर इज यस। बुक के क्वेश्चन कुछ नहीं हो पा रहे हैं तो उससे पहले सॉल्व करें कि मॉक पे पूछ जाए, नहीं पहले बुक के सॉल्व करोगे ना तभी तो मॉक दे पाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि वो बच्चे, ये तो बहुत कम बच्चे हैं जो हाल फिलहाल में तैयारी शुरू की कैट टेस्ट की, जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका हो गया है, जो भी प्रिपरेशन था उन्हें तो मॉक में एकदम हाथ पैर धो के घुस जाना चाहिए। एक बच्चा अमित पूछ रहा है कि सर लास्ट मॉक कब लें, 23 को लें, 24 को लें कि 25 को लें। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मॉक ज्यादा से ज्यादा 25 के फर्स्ट हाफ तक दे सकते हो। 26 को एग्जाम है तो अगर किसी को देना भी है तो 25 का फर्स्ट हाफ, उसके बाद कोई मॉक मत देना। और वो भी कंपलसरी नहीं है, अगर 24 का मॉक दिया, अच्छा अपना एनालिसिस हुआ, सब हुआ, तो 25 को थोड़ा रिवीजन किया, 25 के सेकंड हाफ जाके सेंटर चेक कर लिया और काफी है वो। क्योंकि सेंटर चेक करना बहुत जरूरी है एक दिन पहले एग्जाम के, तो वो सेकंड हाफ उसके लिए रिजर्व करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंशज का, कि क्या सर सारे अच्छे कॉलेज सेक्शन कट ऑफ लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ टॉप मोस्ट कॉलेजेस सेक्शन कट ऑफ लेते हैं। बट कैट में तो एक बात बताओ मुझे कि 3 सेक्शन है, तीनों के सेक्शनल टाइम लिमिट है, तो सोची क्यों रहे हो सेक्शनल टाइम लिमिट का? तुम्हें तो 40 मिनट मिला है वो सेक्शन के लिए, उसमें जितना स्कोर ला सकते हो वो लाओगे, क्योंकि फाइनली तो तीनों का एडिशन जो होगा सेक्शन का वही फाइनल स्कोर होगा ना। चलो अब मैं ये सेमिनार बंद करूं, काफी तुम लोग के डाउट्स क्लैरिफाई हो गए ना? और भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो तुम्हें तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये सब के चक्कर में मत पड़ो तुम। मोहम्मद पूछ रहा है मेरा 89% है 10th में, 12th में 92 है, बीकॉम में 7.5 आया है, क्या स्कोर लाऊंगा तो आई एम अहमदाबाद हो जाएगा? तुम्हें क्यों सोच रहे हो ये सब? तुम्हें बेसिकली फुल लाना है, जितना ला सकते हो पूरा लाने की कोशिश करना है। ये पूरा का पूरा जो 45 दिन है, ये दो शब्दों के ही अराउंड घूमेगा आपका। वो क्या है दो शब्द? गैप एनालिसिस। टेक अ मॉक, डू अ गैप एनालिसिस। टेक अ मॉक, डू अ गैप एनालिसिस। डूज एंड डोंट्स। गैप एनालिसिस में क्या सही किया, क्या गलत किया। जब दूसरा मॉक दे रहा है दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो देख रहा है कि मेरे प्रीवियस गैप एनालिसिस में ये था कि मुझे इस तरह से करना चाहिए अटेम्प्ट, या ये सब मेरे अंदर कमियां थी या रह गई थी, तो ये अवॉइड करना है। तो ये गैप एनालिसिस में करते रहोगे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव करता जाएगा। ये नेक्स्ट के जो 45 डेज है, स्ट्रेस मत, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट हेल्प। जितना कर सकते हो उतना करो। नींद आ रही है सो जाओ, उठा फ्रेश पढ़ा, फिर थक गया थोड़ा रिलैक्स किया फिर पढ़ा, मतलब काम करते रहो, काम करते रहो, मतलब पढ़ते रहो। जितना फ्री बैठे रहोगे दिमाग चलता रहेगा तुम्हारा, क्या होगा क्या होगा, एंजाइटी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रहा है। आदमी सो ले, पढ़ ले, खा ले, रिलैक्स कर ले, इस पे ही फोकस करो, तुम लोग को अच्छा आएगा ही आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। प्लस मैंने सबको अलाउ किया है फिर से कि जो क्लास में बैठना है तुम लोग को करो। इवन दो मैं स्ट्रांगली बता रहा हूँ कि बच्चे जो बहुत पुराने बच्चे हैं दूसरे बैचेस में जाकर क्लास करना बंद करो, बिकॉज खुद की पढ़ाई और खुद का टेस्ट टेकिंग ही पहुंचाएगा आप तुम्हें वहां पर। जो बच्चे नए हैं उनका जेन्युइनली बचा हुआ है कुछ टॉपिक, उसको कर रहे हैं तो उनको वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बावजूद भी जैसे महानगर में अगले हफ्ते मॉर्निंग में मैं नंबर्स लगा रहा हूँ, चिराग सर का, जिसको करना है कर सकता है, मैं नहीं रोकूंगा। मैं दो तीन ही बार, एक दो बार रोकने की कोशिश भी किया, वो बेचारे बच्चे ही अपसेट हो गए। मैं उनको समझाया क्यों रोक रहा हूँ, वो समझे नहीं, तो बेटर है कि वो चाहे करें, क्लासेस करें। अमनदीप बोल रहा है आपको देखे मोटिवेशन आ जाता है, बहुत बढ़िया अमनदीप। बी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, गिव योर बेस्ट। फिल्म मैंने दो, अपने लाइफ में मैंने दो तरह के ड्रीमी सीक्वेंसेस देखे। एक तो बचपन से ही जो तुम लोग सब भी देख रहे हो, मूवीज देखते हो हॉलीवुड बॉलीवुड के, तो उसमें ड्रीम सीक्वेंसेस चल रहा है, आदमी कहां से कहां पहुंच जा रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। दूसरा मैंने यहाँ देखा है पढ़ाई के फेज में, और वो भी कैट के एग्जाम में।
कि बच्चा कहां से कहां निकल जा रहा है, बस एक बार कैट में अच्छा परसेंटाइल लाके टॉप इंस्टीट्यूट ला। प्लीज गिव योर बेस्ट, दिस इज अ गेम चेंजर। बट ये इतना बड़ा भी गेम चेंजर नहीं कि तुम स्ट्रेस लेके खुद को मार दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर हैप्पीनेस एंड हेल्थ इज फर्स्ट। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये नंबर वन है, इसको नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। इसके बाद क्या? हेल्थ एंड हैप्पीनेस के करियर। सो करियर पे फोकस करो, मेहनत करो, बट बी हैप्पी एंड बी हेल्थी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई भी डाउट हो, मैं तो हूँ टेलीग्राम में, तो तुम लोग भेज सकते हो। और फिर सुमित सर अभी तुम लोग को फिर से डॉक्यूमेंट भेजेंगे और लास्ट डे का भेजेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।